सॉइल से प्लांट में जाएगी, बराबर ना। तो वो प्लांट में जाएगी कैसे, ये भी हमको पढ़ना होगा। और प्लांट के अंदर जाने के बाद कहाँ जाएगी वो, रूट में। तो रूट से उसकी मूवमेंट प्लांट के हर हिस्से तक कैसे होगी, ये भी हमको पढ़ना होगा। अब उसमें दो चीजें हैं, एक तो कौन सा केमिकल फिनोमिनन काम करता है, ठीक है, और कौन सा फिजिकल फिनोमिनन काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव है, ये क्या है, नाइट्रेट। तुम जानते हो कि NO3 नेगेटिव मतलब नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल, बराबर है। अब ये जो नाइट्रेट है जो सॉइल में प्रेजेंट है, ये किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। एयर में नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में, N2, बराबर। कितनी है, सबसे ज्यादा 73.some%, बराबर ना। एयर में अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट गैस अगर हम कहें तो वो है नाइट्रोजन, बराबर। अब नाइट्रोजन इतनी मात्रा में होने के बावजूद प्लांट इसमें से इतनों सा भी नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि गैसियस नाइट्रोजन इज नॉट यूजेबल बाय प्लांट। तो प्लांट नाइट्रोजन चाहिए नहीं, प्लांट को ऐसा है, ऐसा नहीं, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक आप ये कह सकते हो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब ज्यादा मात्रा में लगने वाला न्यूट्रिएंट। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, हार्मोन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए नाइट्रोजन लगता बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है प्लांट को, लेकिन प्लांट वो लगने वाला नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकता, एयर से। हर चीज का ऑब्टेन करने का एक फॉर्म होता है ना। तुमको जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन इसलिए मैं गेहूं नहीं खाता ना। मुझे पता है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो मैं गेहूं भी खा लूं। आटा बना के, रोटी बना के खाने की क्या जरूरत है, लेकिन हम रोटी ही खाते हैं ना, गेहूं तो नहीं खाते। क्यों, क्योंकि गेहूं खाया नहीं जा सकता, रोटी खाई जा सकती है। उसी तरह से एयर में नाइट्रोजन दुनिया भर का है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है जो यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर यूज किया जा सकता है ऐसा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कौन सा है, नाइट्रेट, या इवन नाइट्राइट, या इवन अमोनिया, ठीक है ना। तो ये अमोनिया या अमोनियम आयन बोल दो, आयन की फॉर्म में होता है जनरली। अमोनियम आयन बोल लो, नाइट्राइट बोल लो, नाइट्रेट बोल लो, ये नाइट्रोजन के वो फॉर्म्स है जिन्हें प्लांट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज कर सकता है। हालांकि एयर में दुनिया भर का नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज पता होगी जो कई बार आपने सुन रखी होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नेचुरली ये काम करने के कैपेबल हैं। जैसे कि कुछ कॉमन नाम अगर हम कहें तो राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, नोस्ट्रॉक, एनाबिना, अजोला, ये इनमें से कोई टेरिडोफाइट है तो कोई साइनोबैक्टीरिया है तो कोई बैक्टीरिया है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, इन सबके पास एक एबिलिटी है, कौन सी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब गैसियस नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की, मतलब ऐसा नाइट्रोजन बनाने की जो प्लांट यूज कर सके। लेकिन प्लांट में तो डाल के नहीं देंगे ना, ये कहाँ डालेंगे, सॉइल में। अब सपोज प्लांट है इस सॉइल में, तो प्लांट का पूरा स्टेम के साथ सॉइल के अंदर गड़ा हुआ है क्या, नहीं। अगर ये सॉइल सरफेस है तो
सॉइल सरफेस के नीचे प्लांट का कौन सा हिस्सा है? रूट्स, बराबर। और रूट वो हिस्सा है प्लांट का जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड, प्लांट को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और इसके ऊपर क्या क्या है तो तुम जानते हो कि स्टेम है, ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, बहुत कुछ है, बराबर ना। तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं शूट सिस्टम, जो सॉइल के सरफेस के ऊपर है, चाहे वो स्टेम हो, ब्रांच हो, लीफ हो, फ्रूट हो, कोई भी हो, जो सॉइल के सरफेस के ऊपर है प्लांट का वो हिस्सा शूट सिस्टम, और ये फ्रूट सिस्टम, बराबर ना। सिंपल सी बात। कोई भी, अच्छा, हम जिस प्लांट को कंटेक्स्ट में रख के बात करते हैं ये सारे ट्रांसपोर्ट या प्लांट वाटर रिलेशंस की, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब सबसे ज्यादा इवॉल्व, सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम कहते हैं। वैसे तो प्लांट के अब लिविंग वर्ल्ड चल रहा है साइड बाय साइड, तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि प्लांट्स के 5 प्रकार होते हैं। इतना तो पता भी होना चाहिए इन जनरल कि प्लांट के कौन से 5 प्रकार होते हैं। अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, बराबर ना। तो एंजियोस्पर्म को सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इवॉल्व, सबसे ज्यादा एडवांस कैटेगरी का प्लांट है, बराबर ना। इसीलिए हमने उसको सबसे आखिरी में बोला, है ना। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो पहले वाले प्लांट्स हैं, तुम अल्गी बोलो, ब्रायोफाइट्स बोलो, इनमें टिपिकल रूट, स्टेम, लीव्स वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। उनकी बॉडी ऐसी मैट लाइक होती है, थैलस लाइक, फ्लैट, ठीक है। You will not find roots, stem and leaves in these plants, algae and bryophytes. टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट है जहां पे तुमको रूट, स्टेम एंड लीव्स डिस्टिंक्टली दिखते हैं, ठीक, लेकिन उतने एडवांस्ड नहीं, ठीक। सबसे ज्यादा, इसीलिए हम कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सरवाइव करने की जिनकी एबिलिटी है या सबसे ज्यादा सरवाइव करने का जिनका चांस है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड फीचर जो शो करते हैं वो एंजियोस्पर्म्स, ठीक। तो हम एंजियोस्पर्म्स को दिमाग में रख के ये सब पढ़ते हैं। तो एंजियोस्पर्म के शूट सिस्टम में ये सब कुछ है ना। स्टेम मतलब ट्रंक, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये सब, और रूट, राइट। चाहे वो किसी भी प्रकार के रूट हो, रूट के भी प्रकार होते हैं, लेकिन वही बात है कि रूट के टाइप्स, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, तो वहां पे हमें उनका डिटेल डिस्कशन पता चलेगा। बट इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि प्लांट में जमीन के नीचे रूट सिस्टम है, जमीन के ऊपर शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम के हर हिस्से तक, मतलब फ्लावर तक, लीफ तक, फ्रूट तक, स्टेम तक, ब्रांच तक चीजों को पहुंचाने का काम किसके थ्रू होता है? वस्क्यूलर टिश्यू के थ्रू, मतलब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। अब इन जनरल बात हम सब जानते हैं कि जाइलम इज फॉर वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम इज फॉर ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल कंपोनेंट्स को रूट से प्लांट के हर हिस्से तक मूव कराता है, जबकि फ्लोएम कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिक फूड को प्लांट के हर हिस्से तक मूव कराता है। अब ये जो है ये इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट में आएगा, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। लेकिन इतना बता दो अभी के लिए कि वाटर और मिनरल्स, ये जो चीजें हैं, इनका ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, और वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मतलब कहां से कहां? रूट टू शूट, ओके।
मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कोई भी चीज लीफ से, ठीक है ना, लीफ से या किसी फ्लावर से या किसी स्टेम से रूट की तरफ नहीं आती जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज फ्रॉम रूट टू शूट। क्लियर? अब फ्लोएम के थ्रू जो ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल का मतलब नॉट फिक्स्ड लाइक जाइलम कि कहां से कहां होगा, रूट से शूट की तरफ ही होगा, जरूरी नहीं। एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको। जैसे सोचो कि एक हरा भरा प्लांट है, बारिश का मौसम चल रहा है, सब प्लांट कैसे हैं? हरे भरे। हरे भरे का मतलब लीव्स है। हरे भरे का सीधा सा मतलब है लीव्स है, ग्रीन वाले बहुत सारे, है ना। तो लीव्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें रॉ मटेरियल्स जैसे कि लाइट, CO2, वाटर, ऑक्सीजन नहीं, वाटर, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वाटर को यूज करके ग्लूकोज नाम का ऑर्गेनिक फूड बनता है। और इसी वजह से हम प्लांट को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स। बराबर ना? इकोसिस्टम में प्लांट का रोल क्या है? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन any other organism for their food. They can synthesize their own food because they have ability to produce it through photosynthesis, right? But do animals produce? No. So they are directly or indirectly dependent upon plants, correct? तो organic food बना कहाँ पे? लीफ में। या हम यूं कहें जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के, वहीं पे ऑर्गेनिक फूड बन सकता है। जो एक बड़ा सा प्लांट है उसका स्टेम फोटोसिंथेटिक है क्या? है क्या? नहीं है। उसके रूट फोटोसिंथेटिक है क्या? नहीं है। उसकी ब्रांचेस है क्या? नहीं है। फिर ब्रांचेस में सेल्स नहीं है क्या? है। स्टेम में भी है, रूट में भी है। जिंदा है कि डेड है? हाँ, जिंदा है ना। जिंदा है तभी तो वो एब्जॉर्ब कर रही है। डेड सेल्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगी? है ना। Absorption is a process that can only be carried out by living cells because transport mechanisms will only work in living cells, है ना। तो फिर इन सेल्स को खाना कहाँ से मिलेगा? वो तो बना नहीं सकते। तो लीफ में बना हुआ फूड या लीफ में बना हुआ ग्लूकोज प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचेगा, रूट तक पहुंचेगा, स्टेम तक पहुंचेगा, फ्रूट तक पहुंचेगा और वहां की सेल्स को फूड मिलेगा। तो लीफ में बना हुआ ऑर्गेनिक फूड प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? देखो, फ्लोएम। लेकिन अब एक और कंडीशन सोचो, जब पतझड़ आती है, पतझड़ बोले तो क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम? ऑटम। ऑटम, जब ऑटम आता है तो क्या होता है? पत्ते झड़ते, इसलिए उसको पतझड़ कहते हैं। बराबर ना? तो पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, प्लांट कैसे हो जाते हैं? बहुत सारे खाली। खाली इन द सेंस अब हरे भरे बचते नहीं, खाली खाली हो जाते हैं, लीव्स नहीं होते। तो प्लांट में कोई भी ग्रीन हिस्सा दिखता नहीं, तो प्लांट मर जाता है। मर नहीं जाता ना। जैसे ही बाहर आएगी इन द सेंस स्प्रिंग आएगी, है ना। तो क्या होगा? फिर से नए प्लांट्स, सॉरी, नए लीव्स उगने लगते हैं, दिखने लगते हैं। ये कैसे हो? इतने दिनों तक उसके पास लीफ तो था नहीं, तो फोटोसिंथेसिस का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर उसको फूड कहाँ से मिल रहा था? क्योंकि देखो, अगर ये ब्रांच है और इस पे किसी जमाने में लीफ हुआ करता था, तो यहाँ से लीफ चला गया ऑटम में। अब जब स्प्रिंग आया तो इसी पोजीशन पे फिर से लीफ आ जाता है। तो इस हिस्से को या इस पोजीशन को नया लीफ बनाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? मतलब फूड चाहिए।
तो इस हिस्से में तो इतने दिनों तक कुछ हो ही नहीं रहा था फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो इसको फूड कहाँ से मिला फिर? तो ऐसा है कि जब लीफ होते हैं, ठीक है ना, तब तो फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड प्लांट के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होके रहता है, जैसे रूट्स में, जैसे स्टेम में स्टोर होके रहता है। और जब लीफ झड़ जाता है तो फिर से लीफ आने तक जितना समय लगेगा उतने समय के लिए स्टोर्ड फूड प्लांट यूज करता है और जिंदा रहता है। अब स्टोर्ड फूड कहाँ पे है? रूट में है। स्टोर्ड फूड कहाँ पे है? स्टेम में है, ठीक है ना। तो फिर पहले क्या होता था कि लीफ में बना हुआ फूड फ्लोएम स्टोरेज के एरिया तक पहुंचाता था जब लीफ थे। अब जब लीफ नहीं है तो ऊपरी हिस्सों को जिंदा रखने के लिए स्टोरेज एरिया से फूड फ्लोएम के ही थ्रू उस हिस्से में दौड़ता है। मतलब जब फूड बनाया जा रहा था लीफ के द्वारा तो डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, स्टोरेज एरिया की तरफ, और जब फूड नहीं बन पा रहा लीफ द्वारा क्योंकि लीफ ही नहीं है, तो ऊपरी हिस्सों को जिंदा रखने के लिए स्टोरेज एरिया से फ्लोएम के ही थ्रू वो फूड ऊपरी एरिया तक जाता है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम क्या है? मस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम के थ्रू होने वाला ऑर्गेनिक फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ लीफ से स्टोरेज एरियाज तक या बाकी हिस्सों तक अगर होता तो हम उसको भी यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनिक फूड की मूवमेंट फ्लोएम के थ्रू या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या इधर उधर, मतलब बेसिकली मल्टी डायरेक्शनल मैनर में हो सकती है। इसको भी क्लास करनी है। Do you want a class? Just see. He is focusing more than some people normally focus in the class. Good. So it's good that we have one more audience. आजकल ऑडियंस की कमी है। Literally is concentrating. You are sharing. Okay. So समझ में आएगा बात? तो ये सब चीजें हमको ट्रांसपोर्ट वाले हिस्से में पढ़नी है। अब इन जनरल हम जब बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि वाटर प्लांट वाटर रिलेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज वन एंड द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। समझाता हूँ कैसे। सपोज ये रूट है, थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में, तो इसके अंदर जाइलम भी है, इसके अंदर फ्लोएम भी है। अब जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो हमको सिर्फ इतना समझ में आता है कि जाइलम के कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो कैसे अरेंज है और कहाँ अरेंज है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो कैसे अरेंज है और वो कहाँ अरेंज है। ये समझने के लिए हमको एनाटॉमी पढ़नी होती है, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी अगर जानते हैं तो हम और बेटर तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं कि चीजें कैसी होंगी। तो सजेशन इज गो थ्रू दोस चैप्टर्स। ओके, हम भले ही प्लांट वाटर रिलेशंस कंटिन्यू करेंगे बट एनाटॉमी पढ़ो प्लांट की उठा के, तो ये और ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। जाइलम क्या करता है ये लिख चुके हैं हम, फ्लोएम क्या करता है ये भी लिख चुके हैं। फ्लोएम या जाइलम की जो स्ट्रैंड्स है वो प्लांट के हर हिस्से तक जाते हैं ताकि चीजें वहां तक पहुंच सके, ठीक। अब सपोज हम इस न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, इसकी जगह इसको ले लो, फॉस्फेट ले लो, है ना। नाइट्रेट है वैसे फॉस्फेट भी चाहिए, बराबर। इसको ले लो, इसको ले लो, कोई भी ले लो, हर न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलता है। सॉइल से जाइलम तक आना एक टास्क है, ओके। और जाइलम के अंदर आने के बाद प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचना दूसरी टास्क।
बात को समझो, सॉइल से जाइलम कंपोनेंट्स के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का आना एक टास्क है, और जाइलम के अंदर आने के बाद फिर फ्लोएम की बात हम नहीं करते क्योंकि सॉइल से ऑर्गेनिक फूड एब्सॉर्ब नहीं होता। सॉइल से क्या एब्सॉर्ब होता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो हम वाटर को क्यों छोड़े, उसको भी लिख लो। सॉइल से वाटर आया, मिनरल आए, न्यूट्रिएंट्स आए, सब आए अंदर, ठीक है। अब ये एक टास्क कंप्लीट हुआ। अंदर आने के बाद इसकी मूवमेंट जाइलम के कंपोनेंट्स के थ्रू अलग अलग हिस्सों में होगी प्लांट के, ये दूसरी टास्क हुई, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या हमको ये चलेगा कि जाइलम के थ्रू किसी चीज की मूवमेंट 1 घंटे में कुछ मिलीमीटर हो? नहीं ना। अगर ऐसा हुआ ना तो सुबह एब्सॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिएंट रूट के द्वारा लीफ तक पहुंचने के लिए 2 साल लग जाएंगे प्लांट की हाइट के हिसाब से। अगर घंटे भर में एमएम में मूवमेंट हो पाई तो वही होगा ना। तो फर्क क्या है कि जाइलम के अंदर एक बार न्यूट्रिएंट गया या जाइलम के अंदर एक बार वाटर गया तो उसके बाद जो मूवमेंट है वो रैपिड होनी चाहिए, फास्ट। तो उस तरह की मूवमेंट होती भी है। एक बार कोई न्यूट्रिएंट या कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई वाटर जाइलम के अंदर चला जाए तो जाइलम के अंदर जाने के बाद उसकी मूवमेंट फास्ट मैनर में होती है, उसे कहते हैं मास फ्लो, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको? मास फ्लो या फिर ट्रांस लोकेशन, ठीक। मास फ्लो या ट्रांसलोकेशन, वन मोर एडेड, ओके। कैसे होता है? फास्ट मैनर। कब होता है? एक बार कोई न्यूट्रिएंट या वाटर जाइलम के अंदर चला जाए, कहां से? सॉइल से। दैट इज व्हाट टिपिकली कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, ओके। लेकिन इसी सिनेरियो को थोड़ा सा और अलग पर्सपेक्टिव में देखो कि ये रूट है, ये जाइलम है, जाइलम के बाहर रूट में कॉर्टेक्स है, ठीक। फिर एपिडर्मिस है, फिर सॉइल है। टिश्यू की अगर बात करें तो जाइलम अंदर है, जाइलम के बाहर कौन सा टिश्यू है? कॉर्टेक्स नाम का। कॉर्टेक्स के बाहर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस, जो रूट की बाहरी लेयर है। तो ये एपिडर्मल सेल अगर है, ये कॉर्टेक्स की सेल्स है, फिर ये जाइलम है। तो सॉइल से किसी न्यूट्रिएंट को अगर जाइलम तक पहुंचना है तो उसको कौन कौन सी लेयर क्रॉस करके आनी है? एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स की 2-3 लेयर्स, फिर वो पहुंचेगा जाइलम तक, है ना। तो जब सॉइल से इन लेयर्स को क्रॉस करके चीजें जाइलम तक पहुंचती है तो वहां पे अलग अलग तरह के फिनोमिनल्स काम करते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है क्या? ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है जो फास्ट मैनर में होती है। कौन से तरीके से? मास फ्लो या ट्रांसलोकेशन से, बराबर। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है सॉइल से कहां तक का? जाइलम तक का, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। समझ में ना बात? दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन, द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और ये मास फ्लो से नहीं होते। यहां पे कौन से फिनोमिनल्स या कौन से प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं उनको पढ़ना और उनसे रिलेटेड चीजों को पढ़ना, मतलब प्लांट वाटर रिलेशंस। जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज में यहां लिखता हूं, इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। प्लीज मतलब अगर हम थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा रिकॉल करें तो जहां कहीं भी ये आया था तो मैंने उनको बोला है हर बार कि हर इन फिनोमिनन को हम प्लांट वाटर रिलेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिर हो गया तुम्हारा, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इनको हमें फंक्शनली समझना होगा।
इसके नॉलेज के बेसिस पे फिर हम कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे कि वाटर पोटेंशियल, डिफ्यूजन प्रेशर, इसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको शॉर्ट में डीपीडी कहते हैं। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब डीपीडी, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या इसी को हम सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें फिर उस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस, ओके, टर्गर प्रेशर, ओके, ये सारी एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अभी टेंशन मत लो क्योंकि अभी तो पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूँ जो चीज को वो समझने की कोशिश करो कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज किससे रिलेटेड है, प्लांट वाटर रिलेशन से, मतलब प्लांट के अंदर वाटर की एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, ये मिनरल आयंस को छोड़ो क्योंकि इन सब की मूवमेंट जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जानते हो, एटीपी का इस्तेमाल करके इन चीजों को रूट अपने अंदर लेते हैं। ठीक, फिर रूट अपने अंदर लेने के बाद जाइलम तक पहुंचती है और उनका मास फ्लो या ट्रांसलोकेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये और डिटेल में समझेंगे हम कि ट्रांसलोकेशन और ट्रांजिशन मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है, लेकिन वो पहली क्लास है, दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो गेट द कॉन्सेप्ट करेक्ट। ओके, कि वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर होने के लिए कौन कौन से फिनोमिनन्स या प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, उन सब की लिस्ट है। और इस चैप्टर को पढ़ने का बेसिक मतलब है इन चीजों को समझना। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज इम्बाइबेशन, व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर, व्हाट इज डीपीडी। डीपीडी एंड वाटर पोटेंशियल आर बेसिकली सेम थिंग्स, only difference is this is old terminology, this is new one. डिफाइन करने का तरीका अलग है, फॉर्मूला वाइज रिप्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है, फिर रिलेशंस को समझना मतलब क्या, तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको कि अगर मैं तुमको एक सॉल्यूशन, जो मैं पहले भी तुमको दे चुका हूं, कि अगर मैं तुमको एक सॉल्यूशन दूं जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल और एक दूसरा सॉल्यूशन दूं जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोल, 1 मोलर 2 मोलर, और बोलूं कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दोनों के बीच। सेमी परमिएबल मतलब जानते हो, नहीं जानते तो समझो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जो सोल्यूट को मूव नहीं होने देती बट सॉल्वेंट को मूव होने देती है। Solute can't move, but solvent can move. On one side you have 1 molar solution, on the other side you have 2 molar solution. Solution has water as a solvent. Consider this. Now tell me, where will be the movement of water molecules in this particular scenario? From where the water will move in this scenario? 2 molar to 1 molar, what I am getting, okay, from you, but it is wrong. Why I am just explaining this. 2 molar solution में concentration of water ज़्यादा है कि 1 molar solution में. I am asking water, not solution. देखो, पर्सपेक्टिव अलग है। अगर मैं पूछता कि ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, सेमी परमिएबल की जगह परमिएबल है, और अगर पूछता कि सॉल्यूशन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो 2 मोलर टू 1 मोलर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर था, क्योंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन या मूवमेंट अगर अलाउड है तो वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से
लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में होती है। तो इट वाज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इफ द क्वेश्चन वाज लाइक वेयर द सॉल्यूशन विल मूव थ्रू दिस मेम्ब्रेन व्हिच इज परमिएबल, बट कंडीशंस अप्लाई है। मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल। मूवमेंट किसकी अलाउड है? सिर्फ सॉल्वेंट की, मतलब वाटर की, बराबर। अब सोचना क्या पड़ेगा, लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा हमको कि दोनों सॉल्यूशंस में अगर कंपैरिजन करें तो वाटर का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? 1 मोलर में, क्योंकि 1 मोलर में सॉल्यूट कम है तो वाटर कंपैरेटिवली ज्यादा 2 मोलर के कंपैरिजन में। तो वाटर विल मूव, क्योंकि वाटर कैन ओनली मूव, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ओनली सॉल्वेंट कैन मूव। तो नेचुरली वही हो रहा है जो तुमने सोचा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट नॉट ऑफ सॉल्यूशन बट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर या और कोई, है ना? दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। ओके, दैट्स व्हाट ऑस्मोसिस इज in typical sense. Osmosis is a movement of solvent from area of high concentration to area of low concentration through a semi-permeable membrane. ये हम और पढ़ेंगे जब इसको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करेंगे। And just telling you an example कि भाई चीजें कैसी है, समझ में आई बात? ओके, तो ये सारी चीजें हमको जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 1 by 1 पढ़नी है ना? दैट्स व्हाट योर प्लांट वाटर रिलेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑल अबाउट। तो इसको समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे प्लांट के रूट को समझने से, ओके, और फिर 1 by 1 फिनोमिनन्स को डिस्कस करेंगे, ओके, इम्बाइबेशन एंड जो भी आएगा इन अ सीक्वेंस। क्लियर? सो अभी हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। हो गया क्लास?